जी, आज हम बात करेंगे कि सीएसएस में टॉप कैसे करते हैं और एक दफा नहीं बल्कि दो दफा सीएसएस में टॉप कैसे किया जाता है। जी हाँ, इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको पता चलेगा कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, उनको कितना टाइम लगता है एवरेज, और उसके बाद उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होती है। अगर सब्जेक्ट फ्लॉप हो जाते हैं तो उसके बावजूद वो रिटर्न में यानी तहरीरी एग्जाम में टॉप कैसे कर जाते हैं, और एक दफा नहीं बल्कि दो दफा रिटर्न में टॉप कैसे होता है। तो इस वीडियो के इख्तिताम पे जो भी आपके सवालात होंगे वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जिनके जवाब मैं दे दूंगा आपको। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं। और पहले जो है मेरे सामने 4 डीएमसीज पड़ी हुई हैं, लेकिन ये हैं 2 कैंडिडेट्स की और 4 दफा इन्होंने रिटर्न में टॉप नंबर्स लिए हुए हैं। तो आइए जी पहली डीएमसीज हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, इस कैंडिडेट की, इनके सब्जेक्ट्स क्या थे और इसके बाद इनके नंबर्स कैसे आए और इनकी तैयारी का स्ट्रेटेजी का तरीकाकार क्या। जो पहले कैंडिडेट हमारे पास हैं वो हैं इज़ा अरशद। इज़ा अरशद जो थी किंग एडवर्ड की ग्रेजुएट थी, एमबीबीएस किया था उन्होंने और अभी तक हाउस जॉब नहीं की थी। इन्होंने मेरे साथ तैयारी शुरू की जुलाई 2018 में और इनके पेपर जो थे वो होने थे स्टार्ट 14 फरवरी 2019 के अंदर। शी इज फ्रॉम 48 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम और उनकी पहली दफा 4th पोजीशन आई। तो मैं उनकी जो है ना आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उनकी पहली जो है हम डीएमसी को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उनकी डीएमसी में क्या मार्क्स हैं। उनके एसए में है 50 मार्क्स, प्रेसी में है 52 मार्क्स, जनरल नॉलेज 1 यानी जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 66 हैं, करंट अफेयर्स में 56 मार्क्स और 52 हैं पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, 73 हैं जी उनके इस्लामियात के अंदर। अब आते हैं जी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस पेपर ए में 85, ए पेपर 2 में 869, टोटल 154 मार्क्स हैं। गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी इन्होंने रखा था 48 मार्क्स, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 59, इंटरनेशनल लॉ 52 मार्क्स और साइकोलॉजी में 82 मार्क्स और टोटल बने 744 और उनकी ओवरऑल पोजीशन बनी 4th और वन ऑफ द टॉप मार्क्स थे रिटन के अंदर। तो आइए अब इनका एनालिसिस करते हैं, इन्होंने तैयारी स्टार्ट कैसे की पहली डीएमसी के, उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी डीएमसी के बारे में। देखिए जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको एसए और प्रेसी पढ़ाना शुरू किया। हम करते क्या थे, मेरा एक तरीकाकार है, पूरे सारों को पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलता हूं, मैं टेंसेस भी कराता हूं, मैं ये भी कराता हूं कि आप जो है क्या करेंगे। उन्होंने ये भी किया कि मैं जाता हूं वो जाती है, इस यानी कि लेवल से बताने का मकसद ये है कि जीरो के लेवल से हमने अंग्रेजी पढ़ी, बिल्कुल जो है ना ट्रांसलेशन भी पढ़ी, ग्रामर की बाकी चीजें भी पढ़ी, एसे राइटिंग भी पढ़ी और फिर उन्होंने मेरे पास प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वो बार बार लिखती रहती और फिर जब मुझे लगा कि अब इनकी अंग्रेजी की तैयारी बहुत अच्छी होगी तो हमने और सब्जेक्ट्स भी ऐड करना शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन में बात की। तो उस जमाने के अंदर जो है यूएस हिस्ट्री जो था बहुत अच्छे मार्क्स देता था, बट शी वाज नॉट कंफर्टेबल विद यूएस हिस्ट्री। तो हमने कहा कि चले गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी रख लेते हैं, जो कि एक मिड स्कोरिंग सब्जेक्ट था, बट इवन देन वी टुक अ रिस्क और पंजाबी की जगह पे जो कि एवरग्रीन सब्जेक्ट था शी टुक साइकोलॉजी, बिकॉज क्योंकि वो साइकोलॉजी जो है वो मेडिसिन से रिलेट करता था, तो उन्होंने वो रख लिया। अच्छा, अब उन्होंने जब उनका अंग्रेजी का सेशन खत्म होने को आया, 1-1.5 महीने के 2 महीने के बाद, जब मुझे पता चला इनमें पोटेंशियल है, तो उन्होंने बाकी जो असाइनमेंट्स थी मैं उनको असाइनमेंट दिया करता, उनको बताता कि ये वाला टॉपिक ऐसे तैयार करना है, इस किताब से तैयार करना है। फर्ज कीजिए पॉलिटिकल साइंस है तो उस जमाने के अंदर जो किताबें थी वो सेजेस ऑफ द एजेस थी, या जिसको आजकल कहते हैं मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वहां से हम एक टॉपिक को प्रिपेयर करते और फिर वो मुझे उसको लिख के दिखाती, यानी कि डेली बेसिस पे वो लिखती रहती। करते करते इस तरह पढ़ना लिखना डेली बेसिस पे पढ़ना, उसको याद करना, उसको लिखना अलॉन्ग विद डेली बेसिस पे अंग्रेजी। और फिर फाइनली उनको मैंने कहा कि 14 नवंबर डेट थी गालबन, मैंने उनको कहा कि अब आप ब्रेक पे चले जाइए, आपने सिलेबस खत्म कर दिया सारे का सारा, और उनको कहा कि आप 10 दिन की ब्रेक लीजिए। लेकिन वो 5-6 दिन के बाद दोबारा वापस आई और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू राइट अगेन। और फिर वहां से हमने बहुत ज्यादा लिखना शुरू किया। ये उस जमाने की बात है जब मैं घर में पढ़ाया करता था और वहां पर मेरा घर था जीवन, जो है ना एक ब्लॉक है जॉर्ज टाउन के अंदर, तो वहां से जीवन सेशन भी मशहूर है। वहां पर होता यह था कि जितने भी लोग आते वो वहां पर आकर बार बार लिखते रहते, पढ़ते और लिखते, पढ़ते और लिखते, और कभी कभी तो उनको पूरा दिन जो है वहां पे लग जाता और पूरा दिन वो लिखते रहते। और फिर उनका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आपके सामने, एसए में 50 मार्क्स, यानी एसए जो था उन्होंने कहीं से भी कोई विंडो शॉपिंग नहीं की। उस जमाने में विंडो शॉपिंग होती भी कम थी। उनके 50 मार्क्स आए
उनकी मैं आपको एक लाइन बताता हूं। उनके ज़माने में जो ऐसे आया था वो ये था कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो हैंड इन हैंड। तो उन्होंने उसका थीसिस जो लिखा, उसका स्टांस जो लिखा वो ये था, द फ्लावर ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट फ्लरिश विदाउट द फर्टिलाइजर ऑफ लिटरेसी। ये एक सिंपल सादी सी आसान सी लाइन थी जो उन्होंने लिखी, और उस लाइन ने और उसके बाद उसके ऐसे ने उनको 50 मार्क्स दिए, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। और अंग्रेजी में उनके 52 मार्क्स आए, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर हमने एक एक चीज की थी। हमने ट्रांसलेशन भी की, हमने पेयर ऑफ वर्ड्स भी याद करवाए, मैंने उनको इडियम भी याद कराया, उनका तरीकाकार भी बताया, फिर ग्रामर के अंदर जो करेक्शन होती है वो भी किया हमने। उसके बाद हमने प्रेपोजिशंस भी की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी किए, हमने पंक्चुएशन भी की, यानी कोई चीज भी नहीं छोड़ी। क्योंकि मेरे ख्याल में कंपोजिशन जो है वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है कंपल्सरी के अंदर। और फिर आता है जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उनके 66 मार्क्स आए, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। हमने कोई जो है ना किताबें जो थी हमने वो वाली यूज की जो ऑथेंटिक किताबें थी, जिनमें गलतियां कम थी। और फिर करंट अफेयर, जिसका सबसे ज्यादा आपको डराया जाता है कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, और करंट अफेयर्स में उनकी पहली अटेम्प्ट में 56 मार्क्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं करंट अफेयर्स के अंदर। यानी उन्होंने कोई जो है कोई नई चीज, कहते ना मैंने आपको फलां चीज मैंने आपको बता दी, हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी थी, वही बेसिक चीजें थी, वही अखबारात थे, वही चीजें थी, वही आर्टिकल हमने अखबारात से डाउनलोड किए, डेली का अखबार नहीं पढ़ा, आर्टिकल से पढ़ा, कुछ हमने कुछ किताबें देखी जहां से हमने बैकग्राउंड मिल गया, और फिर उनको लिखने का तरीकाकार बताया, और फिर लिखवाते रहे लिखवाते रहे लिखवाते रहे, और फिर रिटर्न के अंदर टॉप आपके सामने था। पाकिस्तान अफेयर्स भी ऐसे था। और इस्लामियात में जो है 73 मार्क्स लिए गए, उसकी की भी ये थी कि हमने जो लोकल रिसोर्सेज थे, जो कि वो रिसोर्सेज थे जिनमें बहुत ज़्यादा गलतियां थी, हमने उनको कंसल्ट नहीं किया, और फिर उन्होंने जो है पहली अटेम्प्ट दे दी, और उसके अंदर उनके 744 मार्क्स आए सॉरी, और उसमें 82 मार्क्स थे, याद रखिएगा, साइकोलॉजी के अंदर। और साथ में उनके मार्क्स जो है गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसीज के अंदर 48 मार्क्स हैं। हुआ ये कि उस साल गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने के बावजूद भी शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन रिटन के, एक सब्जेक्ट फ्लॉप भी हो गया। एनवायरमेंटल साइंस में उनके 59 थे, और इंटरनेशनल लॉ में 52। अब आते हैं, उन्होंने अगले साल भी एग्जाम दे दिए, और अगले साल एग्जाम देने के पास के लिए उनके पास बहुत कम टाइम रह गया था। वाई? क्योंकि वो इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। इंटरव्यू की तैयारी के बाद एक महीना रह गया था, एक महीने के अंदर उन्होंने सारा कुछ रिवाइज किया, इंटरव्यू में रिवीजन होता रहता है, तो उनकी प्रैक्टिस वही थी जो पहले वाले थी। और फिर उन्होंने दी सेकंड अटेम्प्ट की डीएमसी आपके सामने है, जिसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान में रिटन में टॉप किया, इंटरव्यू नहीं दिया। तो आइए जरा देखते हैं कि सब्जेक्ट फ्लॉप होने के बावजूद उनका रिटन में टॉप आया कैसे। एसए में है उनके 42 मार्क्स, और प्रेसी में है 89, यानी 89 मार्क्स वन ऑफ द हाईएस्ट एवर मार्क्स हैं रिटन के अंदर जिन लोगों ने क्वालिफाई किया। उस साल मेरे सबसे ज्यादा जो मार्क्स थे रिटन के अंदर जिन्होंने क्वालिफाई किया था रिटन जो है, उनके अंदर इज़ा अरशद के ही थे, जो कि डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। देन जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 65 हैं, करंट अफेयर्स में 65 आ गए, पिछले 56 थे, इस बार 65, यानी उन्होंने और इंप्रूव कर लिया। वाई? क्योंकि हम इंटरव्यू में उसकी तैयारी कर रहे थे, और उनके इंसिडेंटली पाकिस्तान अफेयर में भी 65 मार्क्स आए, और इस्लामियात में 60 मार्क्स आए। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पिछली दफा ज्यादा मार्क्स थे, इस दफा पॉलिटिकल साइंस ने लो स्कोर दिया, तो उनके 134 मार्क्स आए। पेपर 1 में 69, पेपर 2 में 65। गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसीज में उन्होंने मेहनत की, या वो सब्जेक्ट फ्लॉप नहीं हुआ, तो उनके 67 मार्क्स आए, जो कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थे। इन्वायरमेंटल साइंस में 78 आए। इंटरनेशनल लॉ जो है पिछले साल भी फ्लॉप था, उनके फिर भी 50s में आए, इस साल भी फ्लॉप था, फिर भी 58 में आ गए। लेकिन सबसे ज्यादा एनॉमली जो आई वो आई साइकोलॉजी के अंदर, उनके सिर्फ 35 मार्क्स आए, क्योंकि 2020 के अंदर बहुत बड़ी बॉटल नेक लगा दी गई थी, फिल्टर लगाया गया था साइकोलॉजी के ऊपर, और उसके बावजूद पहली दफा 82 है मेरे ख्याल में, यस, पहली दफा 82 मार्क्स और दूसरी दफा 35 मार्क्स, इतना ज्यादा गैप, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल स्कोर क्या था, इस दफा रिटन में टॉप कर लिया, 758 मार्क्स आ गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि कैंडिडेट ने हर पेपर पे जो है वो मेहनत की। पिछली दफा प्रेसी में इन्होंने 30 नंबर का गैप दिया, 89 ले गई, यानी जो सब्जेक्ट थोड़ा सा भी फ्लॉप होता तो उसको आप अबव एवरेज लेती, और जो अबव एवरेज जाता उसमें आउटस्टैंडिंग मार्क्स ले लेती। तो उन्होंने 2 दफा रिटन में टॉप कर लिया। उनकी आदतें ये थी कि उनके एक तो सवालात नहीं होते थे, सवालात का मतलब ये है कि उनको कंप्लेंट्स नहीं थी, जनरली जो है ये क्या हो रहा है, बारिश क्यों हो गई, चीज़ें क्यों हो गई, ज़्यादा गर्मी क्यों है, ज़्यादा सर्दी क्यों है, वो बस पढ़ते रहते थे। उनको बता दिया, टास्क दे दिया। कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं आया जब मैंने उनको देखा हो कि उन्होंने शिरक किया हो अपने काम से, कोई जो है ना वो दिखाया हो कि मैं आज थक गई हूँ या मैं आज बीमार हो गई, कभी भी नहीं, एक दिन भी नहीं
उन्होंने इससे काम की जो है ना उन्होंने कोताही की और वो पढ़ती नहीं और 2 दफ़ा रिटन में टॉप कर लिए, दूसरी दफ़ा उनका बनता नहीं था इंटरव्यू के देना, तो इसलिए उन्होंने इंटरव्यू में नहीं किया। ये तो थी 19 और 2020 की बात। आप कहेंगे आजकल तो नहीं होता, तो मेरे सामने 2 डीएमसीज और पड़ी हुई हैं जिनके अंदर जो है ये डीएमसी जो है ओकाशा अबरार राना की। शी इज ऑल्सो अ किंग एडवर्ड ग्रेजुएट, इन्होंने एमबीबीएस किया हुआ वहां से। इन्होंने भी जो है अपनी हाउस जॉब नहीं की थी और फिर इन्होंने जब पहली दफा जो सीएसएस का एग्जाम दिया तो इनके ओवरऑल मार्क्स बने 749 और सीएसएस 2023 के अंदर 52nd कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इनकी 3rd पोजीशन आई ओवरऑल और रिटन में है 749, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है रिटन के अंदर। तो इनके एसए में है जी 55 मार्क्स, पहले अटेम्प्ट के अंदर उनके एसए के अंदर क्या है 55 मार्क्स। इन्होंने 55 मार्क्स इसलिए आए कि कोई विंडो शॉपिंग नहीं की। मैं आपको जो है ना इन दोनों की, इस डॉक्टर इज़ा की भी और इनका जो है ना डॉक्टर ओकाशा का भी सैंपल एसेज लगा दूंगा, देखिए उनका एक्सप्रेशन कैसे है। ना कोई बहुत ज़्यादा वर्बॉस, बड़ी सिंपल सादी सी अंग्रेजी लिखी हुई है, ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ। इनके प्रेसी में पहले दफ़ा आए 47 मार्क्स, फिर जीके के अंदर आए 58 मार्क्स, जीके जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर। करंट अफेयर्स के अंदर 62 मार्क्स, अगेन इन्होंने कोई विंडो शॉपिंग नहीं की। इन दोनों कैंडिडेट्स ने सबसे जो बिल्कुल भी विंडो शॉपिंग नहीं की, करंट अफेयर्स में 64 मार्क्स लिए, पाकिस्तान अफेयर्स में 46 आए, इस्लामियात में 62 आए। फिर पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं, उस जमाने में पॉलिटिकल साइंस थोड़े से हायर मार्क्स दिए, 76 पेपर 1 में, 56 पेपर 2 में, टोटल 132 मार्क्स। यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर 64 मार्क्स, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर 82 मार्क्स और क्रिमिनोलॉजी फ्लॉप हो गया था इस साल 59 मार्क्स, जो पंजाबी के अंदर इनके 80 मार्क्स हैं, तो टोटल आए 749। अच्छा, अब ओकाशा का देखते हैं कि पहली अटेम्प्ट इन्होंने कब दी। इनका जो सेशन मेरे साथ शुरू हुआ वो हुआ 18 अगस्त 22 को और इनके पेपर थे 1 फरवरी 2023 को। इनके पास कितना टाइम था, ये बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट थी, 15-20 दिन पहले ही ग्रेजुएट हुई थी। इनके वालिद साहब भी जो है ना प्रोफेसर हैं, तो उनके साथ मेरे पास आई, तो इन्होंने कहा कि मैं पेपर दूंगी या शायद नहीं दूंगी, लेकिन 3-4 महीने के अंदर मुझे इनमें पोटेंशियल नजर आया, इन पे मेहनत की, इनको काम कराया, काम से इन्होंने कोताही नहीं की, बहुत ज्यादा लिखा, बहुत ज्यादा लिखा। और पेपरों के करीब आकर जब इनको थोड़ा सा लगा कि हमें मुझे पेपर नहीं देने चाहिए, मैंने इनको पुश किया कि आप इनको लाजमी पेपर दीजिए क्योंकि आपकी तैयारी जो है ना बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने मुझे कहा कि ये पेपर जो है मैं आपके कहने पे दे रही हूं, लेकिन अगले पेपर जो होंगे वो होंगे असली वाले, क्योंकि मेरी तैयारी जो है मुझे लगता है उनके मुताबिक तैयारी ठीक नहीं थी और अगली दफा मैं टॉप करूंगी और बहुत मार्जिन से टॉप करूंगी। मैंने कहा अच्छा आप पेपर दीजिए। तो अब इतने टाइम के अंदर इन्होंने क्वालिफाई किया और इनकी ओवरऑल 3rd पोजीशन आई और रिटन में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है 749 मार्क्स। और इन्होंने उसके बाद क्योंकि इनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था तो इन्होंने सीएसएस 2024 का भी एग्जाम दे दिया। तो आइए जरा जो सबसे लेटेस्ट है, अभी 2025 का तो रिजल्ट नहीं आया, तो आइए उसकी डीएमसी पढ़ते हैं। स्क्रीन पे भी आ रही होगी। एसए 62 मार्क्स, पहले कितने हैं 55, अब 62 पे चले गई। यानी जो विंडो शॉपिंग का ना करना जो है आपको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिलवाता है मल्टीपल टाइम एसए के अंदर। प्रेसी में सेम फिर 47 मार्क्स आए, जनरल साइंस के अंदर इनके 59 मार्क्स आए, करंट अफेयर्स के अंदर 76 मार्क्स। अगेन इन्होंने क्या किया, कोई जो है ना मुझे कोई नई चीज नहीं लिखी, मुझे ये आ जाए वो आ जाए ना, कभी इन्होंने बोस्ट ऑफ किया कि मैंने ये कर लिया था, मैंने इतने मैगजीन पढ़ लिए, कुछ भी नहीं किया। वही बेसिक तैयारी की, वही आर्टिकल हमने डाउनलोड किए, वहीं से तैयारी की, लिखना सिखाया, लिखना कैसे है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और उसके बाद काबिलियत के साथ कॉम्प्लीमेंट किया और फिर पाकिस्तान अफेयर्स में इनके 65 मार्क्स आए और इस्लामियात में 58 मार्क्स। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस साल जो था पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस लो स्कोरिंग था, इनके 115 मार्क्स आए। पेपर 1 में 59, पेपर 2 में 56। यूरोपियन हिस्ट्री इस हाई स्कोरिंग थी, इन्होंने 80 मार्क्स लिए। इन्वायरमेंटल साइंस लो स्कोरिंग था, फिर भी 68 मार्क्स लिए। क्रिमिनोलॉजी में 69 मार्क्स लिए और पंजाबी में 80 मार्क्स ले लिए और ओवरऑल इनके बने 779। यानी जो इनका सेकंड पे जिनका रिटन का रिजल्ट आया जो है उससे भी 30-40 नंबर ज्यादा, 779 मार्क्स लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके पॉलिटिकल साइंस जो था वो फ्लॉप हो गया था, कम स्कोर था। उन्होंने अपनी बात सच्ची कर दी, उनको अपनी तैयारी और काबिलियत पर इतना यकीन था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने जो है ना टॉप करना है, उन्होंने रिटन में टॉप करके दिखा दिया और इतने मार्जिन से टॉप किया और 2 दफा रिटन में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स लिए इन्होंने। अब आते हैं जी आपके इनकी तैयारी के अंदर क्या इनकी खुसूसियात थी। देखिए, पहली बात तो यह है, आप ये एतराज करेंगे कि ये दोनों के की ग्रेजुएट्स थी, तो इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा जो है ना इनके पास पहले भी इनका जो है ना ये अच्छे कैंडिडेट्स थे, अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। जी बिल्कुल थे,
तो उनके पास टाइम कितना था, 18 अगस्त से 1 फरवरी, 15 जुलाई से 14 फरवरी, टाइम लगा लीजिए। आपके पास आज के दिन में आप उसे टाइम लगाइए, आपके पास उससे डबल टाइम है। अल्लाह ताला ने किसमें इतनी कम कैपेसिटी नहीं रखी कि इतना मार्जिन रख दे कि 50% का मार्जिन हो, आप उससे डबल तैयारी ले लीजिए। इनमें कॉमन क्या चीज थी, इनकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक थी, इंग्लिश के बेसिक मसाइल नहीं थे। हमें होता ही है कि इंग्लिश के जो बेसिक मसाइल होते हैं, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको सिंटेक्स कहते हैं, वो ही ठीक नहीं होता। और उसके बाद इनकी कमिटमेंट जी, इन दोनों के अंदर, इन दोनों डॉक्टर्स के अंदर इतनी कमिटमेंट थी, ये इतने जो है कमिटेड थे अपने गोल ऑफ सीएसएस के साथ। इन्होंने ड्यूरिंग सीएसएस जो है कोई जो है ग्रुप स्टडी नहीं की, इंडिविजुअल स्टडी करते थे। साथ में अपने नोट्स इन्होंने खुद बनाए, सारे के सारे नोट्स आपको डॉक्टर इजा के भी नोट्स मिलेंगे अपने हैंड रिटन, और डॉक्टर ओकाशा के भी नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन। इन्होंने किसी नोट्स पर रिलाई नहीं किया। मैंने इनको बताया था कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको जो है कभी भी आप टॉप नहीं कर सकेंगे। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको नोट्स खुद बनाने होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 दफा के टॉपर्स हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम जिन्होंने टॉप किया, उनके नोट्स खुद थे। तो अगर कोई आपको कहे कि मेरे से नोट्स ले लो, या मेरे नोट्स ले लो, या XYZ के नोट्स ले लो, बड़े अच्छे नोट्स हैं, तो इसका मतलब है वो रॉन्ग नंबर है। आप शायद सीएसएस पास तो कर लें लेकिन टॉप नहीं कर सकेंगे 2 दफा, राइट। तो पहले आपने नोट्स खुद बनाने हैं। नोट एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन कीजिए, लेकिन उसके ऊपर इतना जो है ना स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए दोनों का हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट फ्लॉप हो जाता था। इंटरनेशनल रिलेशन डॉक्टर इजा के जो है ना, इंटरनेशनल लॉ डॉक्टर इजा के केस के अंदर, साइकोलॉजी डॉक्टर इजा के केस के अंदर फिर भी 2 दफा टॉप किया। और डॉक्टर ओकाशा के जो है ना दौर के अंदर केस के अंदर इन्होंने देखिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में कम मार्क्स आए, फिर भी इन्होंने क्या किया, टॉप कर लिया। पहली दफा जो थे यूरोपियन हिस्ट्री फ्लॉप हो चुकी थी, उसके बावजूद जो है इन्होंने रिटर्न में टॉप कर लिया। तो दोनों के देखिए कंपल्सरी में ज्यादा नंबर ले रहे हैं। एसए में 50 प्लस मार्क्स आते हैं, 60 प्लस मार्क्स आते हैं। हाउ? क्योंकि इन्होंने कोई नहीं कहा कि थीसिस स्टेटमेंट कहां पे लिखे, ऊपर लिखे, नीचे लिखे, राइट पे लिखे, लेफ्ट पे लिखे। सादी सी बातें, वो सादी सी बातें कहां पर आपको मिलेंगी एसए की, वो एग्जामिनर रिपोर्ट पे मिलेंगी, वो जो एसए की इंस्ट्रक्शन आई हुई थी उसको मिलेंगी। ये नहीं कि मेरे पास आए, मैंने कहा कि ऐसे लिख दें, मेरी स्टूडेंट के इतने मार्क्स आ गए ना। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करता हूं कि आपको बताता हूं कि एग्जामिनर ने क्या कहा, उसको आसान लैंग्वेज में उसकी प्रैक्टिस करा दी, पढ़ा दिया, दैट इज ऑल। आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए। दिस इज हाउ आप जो है वो टॉप करते हैं मल्टीपल टाइम, एक से ज्यादा दफा। और उसके बाद जो है करंट अफेयर, जो कि इंतहाई ओवररेटेड सब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के अंदर पैनिक जितना करेंगे कम मार्क्स आएंगे। आपके सामने डीएमसीज हैं, आप खुद एनालिसिस कीजिए कि इनके मल्टीपल टाइम इतने मार्क्स क्यों आ रहे थे। क्योंकि इन्होंने डिस्कशंस कम की, XYZ जो है ना चीजों पे कम गए, और इन्होंने यहां पर बैठ के तैयारी की। इनको बता दिया ये पढ़ें, ये पढ़ाया, फिर बताया कैसे पढ़ें, फिर बताया नोट एक्सट्रैक्ट कैसे करें, फिर बताया लिखना कैसे है। तो चारों पांचों चीजें इकट्ठी करके जब हमने देखा तो रिजल्ट आया ये। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ और डीएमसीज का भी एनालिसिस करूंगा, और उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि लोगों ने मल्टीपल टाइम जो सीएसएस पास कैसे किया और क्या किया। अभी इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। और उससे पहले आपको कोई भी सवाल है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, अंग्रेजी के हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। अगर ज्यादा क्वेश्चन हो गए एक टॉपिक के ऊपर तो उनके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा। आई विश यू गुड लक फॉर योर सीएसएस 2027। प्लीज जहां पर भी बैठे हुए हैं विंडो शॉपिंग मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आ जाएं, जहां पर भी बैठे हुए हैं एक जगह पे बैठ जाइए, वहां पर बैठकर तैयारी कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स भी फ्रूटफुल हो जाएंगे।